Good evening, students. So, I am resuming the lesson where we have left cell organelles and we have discussed the membrane, cell walls, even endomembrane system was covered by us. So, now what is left is we will be starting with mitochondria. Other organelles we will be starting with. So, today our topic will be the organelles like mitochondria, plastids, and other organelles. So let's start with mitochondria. It's famous for being a powerhouse of the cell. Everyone knows mitochondria is a powerhouse of cell. जब भी हम किसी से पूछते हैं तो हमें यही पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनल है वो पावर हाउस है सेल की, क्योंकि वो एनर्जी करेंसी बनाती है, क्योंकि वो एटीपी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं इसको, और फाउंड इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. Some cells may have single large mitochondrion, but more often a cell has hundreds or even thousands of mitochondria at variable locations in cells depending upon the cell function. So, किसी सेल में एक बड़ी सी माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, पर किसी किसी सेल में 100 या 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती हैं वेरिएबल लोकेशन पे, डिपेंडिंग के सेल का फंक्शन क्या है. माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस करती है रिकॉग्नाइजेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्पाइट कंसिडरेबल वेराइबिलिटी इन अपीयरेंस. माइटोकॉन्ड्रिया के पास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिस्पाइट वेरिएबल अपीयरेंस के. उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, मॉर्फोलॉजी जो उसकी है, वो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख कर कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत बस उसका अपीयरेंस बदलेगा, नहीं तो उसमें एक जनरल स्ट्रक्चर होगा कि टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल शेप की होगी, सॉसेज जैसी, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में अपीयर होगी रॉड शेप की, सिलेंड्रिकल हमें दिखेगी. दे वेरी इन साइज विद इन रेंज 3.0 टू 10.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगी, 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर वाइड होगी. तो अगर हम एक सिलेंड्रिकल शेप इसकी बनाएं तो ये लेंथ में ये 3 से 10 माइक्रोमीटर लंबी हो सकती है, मैक्सिमम 10, मिनिमम 3. एंड विड्थ में ये 0.5 से 1.5 की हो सकती है. तो ये इसके हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के. एंड ईच माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ये भी दिया हुआ है. आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसके पास, ईच कंसिस्टिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन्स. और इसके पास डबल मेम्ब्रेन में दोनों में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, बट द इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग क्रिस्टे नाम की इनफोल्डिंग होती है अंदर की मेम्ब्रेन में, दैट प्रोवाइड कंपैरेटिवली लार्जर सरफेस एरिया. इनर मेम्ब्रेन इतनी फोल्डेड इसीलिए है क्योंकि ताकि सरफेस एरिया क्या हो, ज्यादा हो. माइट क्योंकि उसको अपने इंजाइम उसको अपने एटीपी बनाने हैं, उसको अपने क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. द नैरो रीजन्स बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, उसको रेस्पिरेटरी एंजाइम्स रखनी है, उसको एटीपी बनाने हैं, तो इसीलिए उसके अंदर की मेम्ब्रेन क्रिस्टे है. एंड उससे सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाता है. इनर मेम्ब्रेन डिवाइड करती है माइटोकॉन्ड्रिया को 2 इंटरनल कंपार्टमेंट्स में. नैरो रीजन बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. उन दोनों के बीच का जो थोड़ा सा रीजन होता है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं. एंड इनर मोस्ट कंपार्टमेंट लाइंड बाय इनर मेम्ब्रेन, और अंदर का कंपार्टमेंट उसका इनर मेम्ब्रेन से लाइन होता है. अब यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है आपको कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सॉसेज शेप है. आउटर इसकी स्मूथ मेम्ब्रेन दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन आपको हाईली फोल्डेड दिख रही है. फोल्डेड होने का रीजन बता दिया, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होंगी जो ज्यादा एटीपी बना पाएंगी. तो जितना ज्यादा कर्व होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और इस अंदर की मेम्ब्रेन में जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उसी हिसाब से इसमें एंजाइम ज्यादा होंगी और एटीपी भी ज्यादा बनेंगे. तो इनर मेम्ब्रेन इसलिए इसकी हाईली फोल्डेड होती है. और इसके अंदर की स्पेस को, मेम्ब्रेन की स्पेस को क्रिस्टे कहते हैं. यहीं पर हम इसका लेबलिंग भी देख लें कि अंदर जो फोल्डिंग के अंदर जो स्पेस है उसको, इस फोल्ड को पूरा, मेम्ब्रेन जो फोल्ड हुआ है ये पूरा कंपार्टमेंट जैसा बना है, इसको क्रिस्टे बोलते हैं. और अंदर का जो जेल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का लिक्विड जो है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं.
मैट्रिक्स में कहीं कहीं पे ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। बीच में पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं कि डीएनए भी हैं, और यहाँ पर एक आरएनए भी होगा। सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन की दिखा रखी है, एंड आउटर मेम्ब्रेन की भी बाउंड्री दिखा रखी है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है कि अंदर इसके जेल जैसा सब्सटेंस है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। एंड द इनर मेम्ब्रेन द मैट्रिक्स कंटेन ऑल द एंजाइम इन द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। और टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं सारी एंजाइम प्रोटीन की जो इसके मेम्ब्रेन पे हैं, उसकी एंजाइम टीसीए में इन्वॉल्व होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर द पर्पस ऑफ एटीपी सिंथेसिस, और सेलुलर रेस्पिरेशन करके एटीपी की सिंथेसिस कराते। डिटेल चैप्टर 5 में दिया। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम 70s एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एक डीएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोम्स है 70s टाइप के, और थोड़े से आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। सम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय जीन्स प्रेजेंट ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होते हैं जीन्स पे, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर है। Therefore, mitochondrial matrix is the site of organelle आरएनए रेप्लिकेशन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स जो है वो ऑर्गेनेली के डीएनए रेप्लिकेशन की साइट है। यानी कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए की प्रोटीन, डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन्हें बनाने के लिए एबल है। वहां पर उसका ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो जाती है, और अदर इंजाइमेटिक प्रोसेस भी हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वेल नोन 1000 प्रोटीन्स हो सकते हैं जो वहां पर वेरिंग विद इन एंड बिटवीन स्पीशीज इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म के नीड्स के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब नेक्स्ट प्लास्टिड्स पढ़ रहे हैं। प्लास्टिड्स आर द यूजुअली द कलर्ड बॉडी। प्लास्टिड कलर बॉडी है जिनके अंदर पिगमेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल्स। टर्म प्लास्टिड्स इज derived from the Greek word plasticas, and that means formed of molded. They are easily observed under microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plants. तो इनके अंदर अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं और ये प्लांट्स को अलग अलग तरह के कलर देते हैं। एंड 3 डिफरेंट तरह के प्लास्टिड्स रिकॉग्नाइज करे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स, एंड दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ कलरेशन। कौन सा कलर ये देते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, येलो, रेड, पिंक, वायलेट, और इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। ये फ्लावर्स में भी होते हैं, फ्रूट्स में भी होते हैं, लीव्स में भी होते हैं। और इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैरोटीन, xanthophyls, अदर आर प्रेजेंट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ स्टोरेज के लिए बने होते हैं। इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। अगर इनके अंदर स्टार्च स्टोर होता है तो उसे अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ये स्टार्च के स्टोरेज के लिए बने हैं। एल्यूरोप्लास्ट जब प्रोटीन स्टोर होता है तो उन्हें प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। जब ऑयल स्टोर होता है तो एलियोप्लास्ट कहेंगे। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड तो है, पर वो भी 3 तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ इसके अंदर क्या भरा हुआ है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स, एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज ऑफ स्टार्च के लिए है, एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन के लिए है, एंड एलियोप्लास्ट स्टोरेज फॉर लाइपोप्लास्ट भी बोलते हैं एलियोप्लास्ट को, स्टोरेज ऑफ ऑयल के लिए है। तो इस तरह से 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होंगे, ये ज्यादातर स्टोरेज के लिए है। लिपिड अगर हो तो लाइपोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, और उसमें ऑयल स्टोर होता है। और अगर अमाइलोप्लास्ट बोल रहे हैं तो उसमें आपको पता है अमाइलो स्टार्च का ही दूसरा नाम है, तो अमाइलोप्लास्ट। प्लास्ट वर्ड तो प्लास्टिक उससे ही आया है, मोल्डेड से। एंड एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए होता है। नाउ क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट सबसे जनरल है, सबको पता है क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होगा, जिसे क्लोरोफिल कहेंगे। ये ग्रीन प्लास्टिड है, यूनिवर्सली सभी ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के मिलेगा। यूजुअली ग्रीन लीव्स के अंदर लार्ज क्वांटिटी में ये मिलेगा। तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को रखता है अपने अंदर, और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल रहता है इसके अंदर, कलेक्शन ऑफ 4 पिगमेंट्स इसके अंदर, क्लोरोफिल के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, क्योंकि क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। तो देर इज क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी, येलो एंड पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyls। तो येलो पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं और xanthophyls भी होते हैं इसके अंदर। अब हम क्लोरोप्लास्ट का अगर डायग्राम देखें, हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसमें हमें आउटर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन भी दिख रही है। और स्ट्रक्चर के अंदर हमको कुछ पैकेट्स दिख रहे हैं बंडल्ड एक दूसरे के ऊपर, जो कि सर्कुलर पैकेट्स हैं। जैसे हम कैरम की जो उसका वो होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसके अंदर जो दो होते हैं उस टाइप के कॉइन्स जैसे, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स की तरह हमें थैलाकॉइड दिख रहे हैं। मेम्ब्रेनस बैग होते हैं ये, और ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं, और एक स्टैक को ग्रेना बोलते हैं। और जो इसका क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर जेल जैसा मटेरियल है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर एक एक ये एक एक जो कॉइन जैसा बैग जैसा स्ट्रक्चर है, इसे थैलाकॉइड बोल रहे हैं। और ये जो पूरा एक एक स्टैक बनता है इनका थैलाकॉइड का, उसे ग्रेना भी बोला जाता है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट एक स्टैक को ग्रेना बोला जाता है। एंड इनके अंदर ही पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। और जो अंदर जो जेल जैसा, क्योंकि अगर हमें मेम्ब्रेन खोल कर दिखा रखा है यहाँ पे कि जेल भी है, उस जेल को स्ट्रोमा बोला गया है। और यहाँ पर एक डीएनए भी दिखा रखा है पीछे, तो ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है। एंड आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, दो तरह की मेम्ब्रेन भी है इसके अंदर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, वो भी याद रखनी है। तो ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट याद रखना है। सेक्शनल व्यू है, क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड, क्लोरोप्लास्ट तो आपको ग्रीन पार्ट्स में ही ज्यादा मिलेंगे लोकेटेड। प्रिडोमिनेंटली कौन से सेल्स में बता रखा है, मीजोफिल सेल्स में ज्यादा होंगे, क्योंकि मीजोफिल सेल्स ही जनरली लीव्स ऑफ द सेल्स में होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स आर जनरली लेंथ शेप, हायर प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट लेंथ शेप होते हैं, सच एज ओवल, स्फेरिकल, डिस्कोइड एंड फ्लैट और इलिप्सोइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनली। और इन एवरेज 2 to 4 माइक्रोमीटर इनका वो होता है डायमीटर। और डिस्कॉइड होने के साथ साथ ये इलिप्सॉइड भी हो सकते हैं, रिबन लाइक भी हो सकते हैं किसी किसी प्लांट में, किसी ऑर्गेनली में 2 से 4 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट लार्जेस्ट होते हैं। The chloroplast is bounded by double membrane separated by a very narrow intermediate space. क्लोरोप्लास्ट की भी 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से ये बाउंड होते हैं, बीच में बहुत कम सी स्पेस रहती है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन अ थर्ड इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तीसरी मेम्ब्रेन भी होती है, विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बैग होते हैं जो अरेंज होते हैं ऑर्डरली स्टैक में, इन्हें ग्रेना बोलते हैं, सिंगुलर ग्रेनम भी कह सकते हैं, विच रिजेंबल स्टैक ऑफ कॉइन, जो कॉइन की स्टैक की तरह लगते हैं। स्पेस फ्लूइड आउटसाइड द थैलाकॉइड एंड विद इन द क्लोरोप्लास्ट एनवलप इन द स्ट्रोमा। ये इसकी जो स्पेस की फ्लूइड होती है थैलाकॉइड के चारों तरफ, क्लोरोप्लास्ट की जो जेल है उसे स्ट्रोमा भी बोलते हैं, विच कंटेन द क्लोरोप्लास्ट डीएनए, राइबोसोम एज वेल एज मेनी एंजाइम। ये अभी हमने स्ट्रक्चर में भी देखा कि उसके अंदर डीएनए था, उसके अंदर राइबोसोम्स थे, बहुत सारी एंजाइम्स थी। इन एडिशन देयर वर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लेमेली, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने वाले बीच में कनेक्टर्स की फ्लैट ट्यूब्स भी होती हैं, जिन्हें स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। तो एक ग्रेना है जो एक थैलाकॉइड का ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पर एक थैलाकॉइड का ग्रुप बना दिया ग्रेना, और इसको दूसरे से कनेक्ट करना है, तो यहाँ से एक ट्यूब जाएगी, उसमें भी क्लोरोफिल होगा,
और उसमें वो ट्यूब इस दूसरे ग्रेना से इसको कनेक्ट कर देगी। तो ये जो ट्यूब होगी ये आएगी तो स्ट्रोमा में, जेल में ही, तो इसे स्ट्रोमा लैमेली बोल देंगे। ये स्ट्रोमा में आती हुई एक लैमेली है, जो कि लैमेली मतलब ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब को बोलते हैं लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली एक थैलाकॉइड एक स्टैक को दूसरे से कनेक्ट करती है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स, कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स, इसका वर्क है कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, अलग अलग ग्रेना के थैलाकॉइड को जोड़ना। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इंक्लोज अ स्पेस कॉल, अंदर से खाली भी होते हैं थैलाकॉइड, पैकेट्स ही तो है मेम्ब्रेन के, अंदर से खाली भी होते हैं, उसके अंदर की स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डिवाइड्स द क्लोरोप्लास्ट स्पेस इनटू 3 कंपार्टमेंट। मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट के स्पेस को 3 कंपार्टमेंट बांट देती है। इंटरमीडिएट स्पेस, द स्ट्रोमा एंड द थैलाकॉइड, 3 में बट गया, एक इंटरमीडिएट स्पेस में, एक स्ट्रोमा में और एक थैलाकॉइड में। क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट क्लोरोफिल के थैलाकॉइड में जो प्रेजेंट होते हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स होते हैं, रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी वही बनाते हैं, एटीपी सिंथेज भी उनके अंदर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो इतनी सारी चीजें हैं, उसके अंदर तो थैलाकॉइड के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, प्रोटीन रिएक्शन सेंटर्स भी हैं जो कि लाइट को से एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होएगी तो एटीपी भी बनेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पर है? ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। एंड एटीपी सिंथेज भी है, प्राइमरी इवेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस गिवन इन चैप्टर 5। द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर, इसके राइबोसोम 70s हैं। तो ये इस क्लोरोप्लास्ट के और माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों के राइबोसोम 70s तरीके के होते हैं। तो ये बैक्टीरियल राइबोसोम की तरह होते हैं, जबकि यूकारियोटिक सेल में जो उसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलेंगे वो आपको 80s के मिलेंगे, पर इन दोनों ऑर्गेनेली के अंदर जो राइबोसोम मिलेंगे वो 70s के मिलते हैं। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, जहां पे लिखा भी हुआ है 80s। देन आप हम राइबोसोम ऑर्गेनेली को अगर देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं सेल की, और दो दो सब यूनिट से मिलके बनती हैं। जैसे आपको यहाँ को दिख भी रहा है, एक छोटी सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं उसको, एक लार्ज सब यूनिट है, और जब दोनों फ्यूज होती हैं तब जाके राइबोसोम कंप्लीट बनते हैं। और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म फैले रहते हैं प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में ये राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होते हैं। एंड दे आर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली होने के साथ साथ ये फर्स्ट जॉर्ज पैलेडी ने 1955 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किए थे, और ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के वक्त भी उन्हें सेल लाइसेट में से राइबोसोम्स मिले थे। द नंबर ऑफ राइबोसोम्स पर सेल्स आर क्वाइट वेरिएबल, एक सेल में कितने राइबोसोम होंगे बहुत वेरिएबल है। और रैपिडली ग्रोइंग मैमेलियन सेल अप्रोक्सीमेटली हैज 10 मिलियन राइबोसोम्स, जल्दी जल्दी ग्रो होने वाला मैमेलियन सेल, जो कोई सेल है जो जल्दी फास्ट ग्रोइंग है, तो उसके अंदर हमें 10 मिलियन राइबोसोम्स मिल सकते हैं। राइबोसोम हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन रेट इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में कितनी यूनिट पे ये सेडिमेंट होते हैं उसके बेसिस पे राइबोसोम्स को कैटेगराइज क्लासिफाई किया जाता है। 70s यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, 70s तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं और 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। इट इज peculiar to note that 70s ribosomes are also present in mitochondria and chloroplast of eukaryotic cells, suggesting their relatedness to prokaryote सेल। तो वो ये बता रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भी हमने देखा और क्लोरोप्लास्ट की भी राइबोसोम देखे कि वो 70s है, तो ये बता रहे हैं कि ये कुछ कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के भी 70s राइबोसोम्स हैं। तो जैसे कि प्रोकारियोट्स में होते हैं तो उनका रिलेटेडनेस है प्रोकारियोट का, ऐसा बोला जाता है कि ये पहले माइटोकॉन्ड्रिया और
क्लोरोप्लास्ट एक तरह के बैक्टीरियल सेल होते थे जो बाद में एंडोसिम्बायोसिस में रहने लग गए एक साथ मिलकर, और यूकारियोटिक सेल बन गए, के अंदर एक ऑर्गेनली बन गए। तो ये एवोल्यूशन की बात है। राइबोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम का अगर इनर कंपोजिशन देखा जाए तो राइबोसोम के अंदर यही दो चीज हमें मिलेंगी। इसके अंदर आरएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और ईच राइबोसोम हैज स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। इसके अंदर हमें दोनों के राइबोसोम चाहे 70 हो चाहे 80 हो, उसके अंदर हमें स्मॉल सब यूनिट और लार्ज तो मिलेगी ही। तो 70s के अंदर हमें 50 मिलती है लार्ज सब यूनिट, 30s मिलती है स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरी तरफ हमें 80s में कितना मिलता है, लार्जर सब यूनिट मिलती है 60s, और स्मॉलर मिलती है 40s। अब तुम बोलोगे कि जो 70s वाला है वो जुड़कर तो 70 हो नहीं रहा है, वो तो जुड़कर कितना हो रहा है, 50 और 30 मिलकर 80 बन रहा है। और जबकि 80s वाला जुड़कर कितना बन रहा है, 100 बन रहा है, 60 एंड 40। तो ऐसा ही होता है क्योंकि इनके जुड़ने से इनके डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज आता है, कम होती है इनकी डेंसिटी। तो 70 के जो सब यूनिट्स हैं, 50 और 30 जुड़कर 70s बनती है, और 60-40 जुड़कर 80s बनती है। एंड सब यूनिट्स, ये सब यूनिट्स जो है इनकी राइबोसोमल सब यूनिट्स आर आरएनए assume characteristic secondary structure by utilizing the complementary base pairing and form the distinct three-dimensional structure by associating ribosomal proteins। तो इसके अंदर क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स भी हैं और आरएनए है, तो आरएनए इसके अंदर एसोसिएशन भी करता है, राइबोसोम प्रोटीन इसके अंदर एसोसिएशन करता है। सम आरएनए हैव कैटालाइटिक एक्टिविटीज। राइबोसोम के अंदर कुछ ऐसे आरएनए हैं जिनके अंदर कैटालाइटिक एक्टिविटीज हैं, मतलब वो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं। कैटलिस्ट तो एंजाइम होती हैं, और उस तरह के राइबोसोम को राइबोजाइम बोला जाता है, जो एंजाइम की तरह काम करता है। तो राइबोसोम 70s 80s को स्वेट एस का यहाँ पर मतलब स्वेडोगर यूनिट से होता है, जो कि एक यूनिट है सेडिमेंटेशन रेट की। सेडिमेंटेशन रेट साइंटिस्ट के भी थियोडर स्वेडबर्ग के नाम पे भी इसका नाम रखा गया है। स्वीडिश केमिस्ट थे जो जिन्हों को नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन डिस्कवर करी। सेडिमेंटेशन रेट एक मेजर होता है स्पीड का, of speed with which particle sediment under gravitational field induced by the centrifuge। सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करती है, जो चीजों को बाहर की तरफ फेंकती है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। तो हर पर्टिकुलर पार्टिकल अलग स्पीड में सेडिमेंट होता है, उसका अलग स्पीड के हिसाब से जब उसे घुमाया जाए तभी वो क्या सेडिमेंट होना शुरू होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर, मशीन के अंदर। तो ये जो स्पीड होती है यही उनकी सेडिमेंटेशन रेट होती है। और ये अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग होती है। और माइक्रो बॉडीज, नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज है माइक्रो बॉडी। ये छोटी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में ही मिलती हैं। दे आर यूजुअली प्रेजेंट नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके पास ज्यादा मिलती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल प्रॉपर्टीज माइक्रो बॉडीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। माइक्रो बॉडीज अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से दो तरह की हो सकती है, पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम और ग्लाइक्सिसोम दो तरह की माइक्रोबॉडीज में फर्क क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पैरोक्सिसोम स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं, एंड इनके अंदर दे आर इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन द सेल। सेल में एनर्जी किस तरह से मेटाबोलाइज होगी उसमें ये इन्वॉल्व होती हैं। इंजाइम्स होती हैं इनके अंदर, एंड दे derived the enzymes from the ER and replicate by fission। ये बनती भी ईआर से, ईआर पैरोक्सिसोम्स को बनाता है, और ये रेप्लिकेट कर सकती है अपने आप को फिजन से। ये अपने आप को मतलब बाइनरी फिजन की तरह वन पैरोक्सिसोम कैन डिवाइड इनटू टू। दो दे शेयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी विद लाइसोसोम, ये कुछ कुछ दिखने में लाइसोसोम की तरह होती हैं। दे आर असेंबल्ड इन अ मैनर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन टर्म्स ऑफ असेंबली एंड रेप्लिकेशन। बट ये अपनी असेंबली और रेप्लिकेशन को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की तरह बाइनरी फिजन करती हैं। अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम के अंदर अपना जीनोम नहीं होता,
स्टिल बाइनरी फिजन और कर लेती हैं ये। इन एनिमल सेल पेरोक्सिसोम्स परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन। पेरोक्सिसोम दो काम करती है, ऑक्सीडेशन, लिपिड बायोसिंथेसिस। तो ऑक्सीडेशन भी करती है चीजों का और लिपिड की बायोसिंथेसिस भी करती है। दे कंटेन ऑक्सीडेजेस दैट हेल्प इन पेरोक्सिडाइज प्रोडक्शन एंड कैटलाइज द न्यूट्रलाइज द हार्मफुल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो एंजाइम इनमें मेन होती है, एक ऑक्सीडेजेस एंड एक पेरोक्सीडेजेस कैटलाइजेस। इन द लीवर सेल पेरोक्सिसोम्स का रोल होता है हेल्प इन अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन। अल्कोहल को लेस हार्मफुल बनाने के लिए पेरोक्सिसोम का रोल लीवर में होता है। प्लांट में पेरोक्सिसोम्स के दो मेजर रोल होते हैं, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द सीड्स एंड फोटो रेस्पिरेशन इन द लीव्स। पेरोक्सिसोम दो जगह प्लांट में काम आती हैं, एक तो फैटी एसिड का कन्वर्जन करवाना कार्बोहाइड्रेट में, और एक सीड में फोटो रेस्पिरेशन करवाना। सीड्स में तो वो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में बदलवाएगी, फोटो रेस्पिरेशन लीव्स में करवाएगी। व्हाट आर ग्लायोक्सिसोम्स? ग्लायोक्सिसोम स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स हैं जो कि फंगी में पाई जाती हैं और हायर प्लांट्स में पाई जाती हैं। स्पेशली फैट स्टोरेज टिश्यूज होते हैं ये जर्मिनेटिंग टिश्यू सीड्स में। व्हेन ऑयल ऑयल सीड्स जो होते हैं जिनके अंदर ऑयल फील्ड होते हैं सीड्स, जर्मिनेट करते वक्त उनका नंबर और एक्टिविटी ग्लायोक्सिसोम की बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लायोक्सिसोम कंटेन ऑल द एंजाइम नेसेसरी फॉर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के लिए सारी एंजाइम्स होती हैं ग्लायोक्सिसोम में। ग्लायोक्सिलेट साइकिल वो चलाते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं, नया ग्लूकोज बनवाते हैं। सीडलिंग यूजेस दिस शुगर सिंथेसाइज फ्रॉम फैट अंटिल इट्स मैच्योर इनफ टू प्रोड्यूस देम बाय फोटोसिंथेसिस। और ये उसको शुगर में कन्वर्ट करता रहता है जब तक कि वो खुद इस लायक ना हो जाए, प्लांट ना मैच्योर ना हो जाए कि खुद अपने लिए फूड बना सके, फोटोसिंथेसिस। द कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू ग्लूकोज रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ ग्लाइकोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तीनों के सही से तालमेल से वर्क करने पर ही लिपिड से ग्लूकोज बन सकता है, जब तीनों ऑर्गेनली ग्लाइकोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड काम करें सही से, कोऑर्डिनेशन से। साइटोस्केलेटन एक मल्टी कंपोनेंट सिस्टम है जो फाइब्रस प्रोटीन का बना है, और मल्टी कंपोनेंट यानी इसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन है जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं। इट मेंटेन सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप। इसका काम है सेल की ऑर्गेनाइजेशन और शेप को मेंटेन करना। इट इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सेल दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये साइटोस्केलेटन सपोर्ट भी करता है प्लांट के सेल को, अपने सेल को ये सपोर्ट भी करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल की शेप को। साइटोस्केलेटन जैसे हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी को शेप देता है, उसको सपोर्ट करता है, ऐसे ही साइटोस्केलेटन भी सेल को सपोर्ट करके उसको शेप देता है। सेल मूवमेंट एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल का मूवमेंट और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन भी साइटोस्केलेटन का बहुत बड़ा रोल होता है। साइटोस्केलेटन इज कंपोज ऑफ 3 मेजर फिलामेंट्स। 3 फिलामेंट्स का साइटोस्केलेटन बनता है, जैसे मैं बता रही थी आपको कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनका 25 नैनोमीटर डायमीटर होता है, एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जिनका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है, और ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 नैनोमीटर इन दोनों के बीच में होता है, और ये 3 डिफरेंट सब यूनिट प्रोटीन से बने होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आई एफ, actin filaments AFs, and microtubules MT. These are the 3 types of cytoskeletal elements: actin filament, microtubules, and intermediate filaments. Now coming to the different subunits of microtubules के अंदर पढ़ेंगे. इट इज कंपोज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन. माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसे ट्यूबुलिन बोला जाता है. डाइमर होता है अल्फा और बीटा सब यूनिट का. ट्यूबुलिन प्रोटीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन. ट्यूबुलिन प्रोटीन पॉलीमराइज करता है ताकि प्रोटोफिलामेंट बन सके. माइक्रोट्यूब्यूल होलो रोड जैसा दिखता है, मे बी कंटेनिंग 10 to 15 प्रोटोफिलामेंट. 10 से 15 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं. इन एडिशन टू इट्स अदर फंक्शन, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिक मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया और फ्लैजिला के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स मिलते हैं, तो वो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाते हैं. अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बनता है प्रोटोफिलामेंट. अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन दोनों ज्वाइन हो होके
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है 25 नैनोमीटर का, इसी को बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। हेट्रोडाइमर है अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा बीटा सब यूनिट्स मिलकर स्पाइरली अरेंज होकर पूरा एक माइक्रोट्यूब्यूल बना लेता है। एक्टिन फिलामेंट्स क्या है? इट इज actin filaments, it is observed in cytoskeleton, it is observed in skeletal muscles also। actin filament तो skeletal muscle में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। it is richly found in cytoplasm closer to the plasma membrane। its main function is to provide strength to the cell and facilitating cytokinesis and cell movement। तो इसका मेन फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के पास रहेगा और ये स्ट्रेंथ देगा सेल को, फैसिलिटेट साइटोकाइनेसिस भी कराएगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, रिजेंबल रोप की तरह इनका शेप होता है, प्राइमरली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल। और ये इनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है कि ये रोप की तरह ही होते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं सेल को, इसी तरह की मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, शेप मेंटेन करना, शेप सेल के स्ट्रक्चर। अब हमारा बचा है टॉपिक सीलिया एंड फ्लैजिला, एंड देन वी हैव द टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर कैसे हैं, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। एंड देन सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम हमारा फिर स्ट्रक्चर होगा कि सेंट्रोजोम क्या होता है। सीलिया इसके अंदर दो कह सकते हैं माइक्रो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल दो दो स्ट्रक्चर हैं। एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल्स 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के, ये हम पढ़ेंगे जब हम इन्हें पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव the diagram to show where the centriole is present, how it is having, then we have nucleus topic। न्यूक्लियस टॉपिक के बाद न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर समझाया है थ्योरी में और फिर डायग्राम में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर एनवलप के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। एंड न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बाद वी हैव न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स दिखाया जाएगा कैसा होता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स वी विल बी शोन न्यूक्लियोप्लाज्म, मीन्स एक एक न्यूक्लियस का पार्ट, न्यूक्लियोलस, इन सबको बताया जाएगा। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के टाइप्स बताए जाएंगे, क्रोमोसोम्स कितने तरह के होते हैं, एंड क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर, कोई एक क्रोमोसोम कैसा होगा, एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग एग्जाम्पल में ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं वो टेबल है। एंड उसके बाद आपका आएगा प्रोकारियोट के अंदर न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसका भी थोड़ा ओवरव्यू देंगे। एंड इन यूकैरियोट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड well defined nucleus during the interphase of the cell cycle। chromosomes are present in the form of long threads called chromatin fibers। chromatin fiber के बारे में बताया है, क्रोमोसोम कैसे बनता है वो बताया है फोल्डिंग करके। एंड देन आपका चैप्टर खत्म होगा यहाँ पर, फिर चैप्टर की समरी क्योंकि दी हुई है, समरी तो चैप्टर के लास्ट में ही होती है, तो यानी कि आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बाद यू विल बी हैविंग योर समरी, दैट मीन्स देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। सो इतने टॉपिक्स अभी हमारे बचे हैं, कहाँ से बचे हैं? सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के एक एक पार्ट, और क्रोमोसोम्स। तो 3-4 टॉपिक्स आर लेफ्ट, वी विल बी कवरिंग दस 3-4 टॉपिक्स, नहीं तो अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू करके और क्लोरोप्लास्ट तक समझा के, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये दोनों समझाए, उसके बाद पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम्स भी समझा दी। तो इसमें हमने 3-4 ऑर्गेनेली कवर कर ली हैं ऑलरेडी, माइक्रोबॉडीज, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड राइबोसोम, इसमें राइबोसोम्स भी हमने कवर करे हैं इस वीडियो में, तो ये सब हमने समझाया है। तो इस वजह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सीलिया फ्लैजिला, उसको नेक्स्ट से समझेंगे। सो विद दिस I would like to end the video here. If you like the video, please hit the like button and share and subscribe. This is the biotechnology lessons, the subject biotechnology, class 11th, chapter 2. Thank you.